हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रोकैरियोट्स के बारे में जानेंगे, वो भी जो प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में जो हमारा सेल है, जिसका शरीर जो है सेल से मिलकर बना होता है, वो सेल्स जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक प्रोकैरियोट्स होता है, दूसरा हमारा यूकैरियोट्स होता है। आज हम प्रोकैरियोट्स में देखेंगे जितने सारे सूक्ष्म जीव हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उनमें जो आपका मेन है, आपका देखा जाएगा बैक्टीरिया, वो कैसा होता है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में देखा जाएगा तो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है। यूकैरियोट्स में अगर देखा जाए तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसमें बैक्टीरिया भी है, माइकोप्लाज्म भी है, ठीक है। यहाँ तक कि देखा जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बैक्टीरिया के ऊपर पूछा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले जिनका जो विकास हुआ था, जो सेल्स से पहले सेल्स से जो बने थे, वो हमारे बैक्टीरिया ही थे। बैक्टीरिया में अगर देखा जाएगा बिलियंस ईयर बाद, यानी कि बिलियंस बाद, मिलियन बाद नहीं, बिलियंस तक देखा जाएगा पूरा दुनिया में राज किया था इन्होंने, बैक्टीरिया ने ही राज किया था। बैक्टीरिया के बहुत दिनों के बाद, यानी कि बिलियंस ईयर्स बाद क्या हुआ कि हमारे यूकैरियोट्स पृथ्वी पर जन्म ले रहे थे। इतना दिन तक जो पृथ्वी पर देखा जाएगा अच्छे तरीके से निवास करने वाले कौन थे, हमारे बैक्टीरिया थे। तो बैक्टीरिया देखा जाएगा बच्चों बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है, जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं दे सकता। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात अगर देखा जाएगा, जितने सारे बैक्टीरिया है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय होते हैं, उनका शरीर एक बॉडी से मिलकर बना होता है। तो आज हम क्लास 11 का जो आपका बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का है। आप देखो बच्चों, बैक्टीरिया में अगर देखा जाएगा तो बैक्टीरिया जो होती है इसके बाहर तीन दीवार पाई जाती है। पहली जो दीवार होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो दीवार होती है वो सेल वॉल होती है, और तीसरी जो दीवार होती है ग्लाइकोकाइलिक्स होती है। इन तीनों दीवारें जो होती है जब मिलती हैं तो सेल इनवलप बनता है, यानी कि अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया का लेयर बनाती है। तो देखो पहला जो लेयर है हमारा क्या है, पहला लेयर जो है हमारा यहाँ पे दिखाई देगा, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा लेयर क्या है हमारा, सेल वॉल है। तीसरा लेयर क्या है हमारा, ग्लाइकोकैलिक्स है। अब ग्लाइकोकैलिक्स में अगर देखा जाएगा तो ये जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर कौन बना है, हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। यानी कि अगर देखा जाएगा तो बैक्टीरिया के सबसे बाहरी के परत जो है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। जब हार्ड होगा तो वो कैप्सूल का डेवलपमेंट करेगा, जब ये मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा, जिसे हम स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं, जब सॉफ्ट होगा तो इसे हम क्या नाम है, स्लाइम लेयर के नाम से जानेंगे। यानी कि इसकी जो लेयर होगी वो स्लाइम लेयर होगी, और जब हार्ड होगा तो वो कैप्सूल का आपका बना होगा। तो ये बैक्टीरिया की आपकी क्या हो गई, तीन दीवार हो गई, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या है अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये बैक्टीरिया की तीनों दीवार के बाद क्या होता है। अगला नंबर जो है हमारे इस बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है। देखो प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में आपको बार बार बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होती है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि सर्कुलर क्रोमोसोम जो डीएनए होता है वो नग्न अवस्था में साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो हमारा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है वो प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है। यानी कि क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर प्रॉपर आपका न्यूक्लियस पाया जा रहा है, यानी कि केंद्रक पाया जा रहा है। इस केंद्रक के अंदर क्या हो रहा है, हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोमल मटेरियल, हमारा डीएनए पाया जा रहा है। यूकैरियोट्स के अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है वो आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा आपका इनर मेम्ब्रेन होता है। इन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, बीच बीच में आपका छेद होता है, छिद्र होती है, पोर होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये स्पेस होती है। ये क्या होती है, ये स्पेस होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जान सकते हैं, न्यूक्लियर पोर मेम्ब्रेन के नाम से हम जान सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ पे अगर देखा है तो बैक्टीरिया के अंदर क्या आपको इस तरह कोई साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो नहीं दिखाई देने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्ट हमारे कोशिका द्रव्य के अंदर क्या हुई है, बॉडी में हुई है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। यानी कि इस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्ट कोशिका द्रव्य के अंदर फैला हुआ, बिखरा हुआ, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। हमेशा ये पूछता है कि न्यूक्लियाइड कहाँ होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या। तो आपको बार बार ये चीज बताया जाता है, जो न्यूक्लियाइड होती है वो आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है और वो कैसा
होता है आपका सर्कुलर डीएनए होता है। देखो ये सर्कुलर है ना, ये गोल है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है सर्कुलर क्रोमोसोमल आपका डीएनए। और वो भी डीएनए आपका किसके साथ है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के साथ है। यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। आपके यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिलता है और न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका कैसा क्रोमोसोमल है, यानी कि कैसा है, गोल है, इसलिए इसे कहा जाता है ये सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। और इसके साथ क्या है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। यूकैरियोट्स में आपको हिस्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे, वो भी डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्या होता है, लपेटते चला जाता और आने वाले समय में एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो अगला जो पार्ट होगा, देखो ध्यान से समझते चलो। ये बैक्टीरिया बना लेंगे हम गोल सा, इसका 3 दीवार बना लेंगे। पहली दीवार जो होगी हमारी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जिसे सेल मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। दूसरी जो दीवार होती है वो हमारी सेल वॉल होती है, और तीसरी दीवार जो होती है हमारी ग्लाइकोकाइलिक्स। यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोकाइलिक्स से क्या होती है, हमारे अंदर जब बैक्टीरिया वगैरह अटैक करती है तो हम बीमारी से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, तो हम बाहर से क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाते हैं। और यही एंटीबायोटिक दवाइयाँ जब हमारे बॉडी में जाती है तो जब तक ये क्या करती है, जो ग्लाइकोकाइलिक्स की बनी हुई लेयर होती है ना, इसको घुला देती है। जब इसको घुला देगी तो आराम से हमारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ क्या कर देगी, इस बैक्टीरिया को खत्म कर देगी। सबसे पहले इसी को ही खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं खत्म होगा, इसकी बाहरी परत, ये क्या करेगा, अपने सेल से अपने फोटोकॉपी अपने बच्चे पैदा करता चले जाएगा और आने वाले समय में इंसान ग्रसित बीमारी से आपका ज्यादा परेशान हो जाएगा, यानी कि भयंकर बीमारी भी हो सकती है। तो बैक्टीरिया बच्चों हमारे लिए लाभदायक भी, बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक भी है। बैक्टीरिया आपके देखा जाएगा गर्म से गर्म स्थानों पे भी पाया सकते हैं, ठंड से ठंड आपके स्थानों पे भी पाए जा सकते हैं, गर्म जल के झरनों में भी पाए जा सकती है, बर्फ की ऊंची जो चट्टान होती है उसके अंदर धंसे हुए भी आपके बैक्टीरिया पाई जा सकती है। यहाँ तक कि हमारे हथेली पे भी पाई जाती, यानी कि अगर देखा जाए एवरीवेयर आपका बैक्टीरिया क्या है, प्रेजेंट है, मौजूद है। ठीक है, आप देखो क्या है, तो ये 3 दीवार करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, चौथा हमारा टॉपिक आएगा क्या, हमारा क्रोमोसोमल डीएनए। यानी कि ये डीएनए क्या है, आपका सर्कुलर है। सर्कुलर डीएनए हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाहर कोई भी दीवार नहीं होती, यानी कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, और वो भी विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के साथ। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम जीनोपोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए क्या है। अब देखो क्या रहा है, इसके अंदर क्या रहा है कि बच्चों, इसके अंदर अगर देखा जाएगा तो क्या रहा है, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और पाया जाता है। यानी कि इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, अगर देखा जाएगा इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, गोल 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 गोल, वो भी डबल मेम्ब्रेन आपका दोहरी झिल्ली से बना हुआ एक और आपका डीएनए पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। यानी कि एक प्रकार का अगर देखा जाएगा तो ये क्या है, हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है ना बच्चों, अब हम इसको बाहर निकाल भी दें बैक्टीरिया के अंदर से तो बैक्टीरिया मरने वाला नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्लाज्मिड के बिना भी बैक्टीरिया क्या हो सकता है, जिंदा रह सकता है। इसको स्पेसिफिक नेचर ने प्लाज्मिड के बैक्टीरिया के अंदर इसलिए दिया है बच्चों, ताकि आने वाले समय में हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्या कर सकते हैं, इस प्लाज्मिड से बहुत सारे हम सैंपल्स तैयार कर सकते हैं। सैंपल्स का मतलब अगर क्या है कि अगर इस प्लाज्मिड के अंदर अगर हम मानो इंसुलिन अगर जीन को डाल, मानो इंसुलिन होता है ना, पैनक्रियाज होता है हमारी बॉडी में, और पैनक्रियाज में अगर देखा जाएगा बहुत ज्यादा आपके प्रोटीन पाचक एंजाइम पाते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है हमारे पैनक्रियाज, और सबसे ज्यादा अहम रोल जो होता है भोजन को पचाने का वो हमारे पैनक्रियाज का ही होता है। ठीक है, तो पैनक्रियाज में क्या होता है, इंसुलिन भी पाया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो पैनक्रियाज होता है जिसे हम अग्न्याशय के नाम से जानते हैं, ये जो अग्न्याशय होता है बच्चों आपका देखा जाएगा 2 प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि, इनके एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। इसलिए हम पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स भी निकालता है और प्लस अपने अंदर से अगर देखा जाएगा तो ये इंसुलिन को भी निकालता है, हार्मोन भी निकाला, यानी कि हार्मोन यानी कि एंजाइम भी बना दिया, और दूसरा क्या तो होता है, ये अपने अंदर से आपका इंसुलिन निर्माण कर रहा है। ठीक है, यानी कि एंजाइम और प्रोटीन्स और इंसुलिन जो है दोनों को निकालने का काम ये कर रहा है। तो इंसुलिन जो अगर देखा जाएगा बच्चों, ये इंसुलिन क्या होती है, ये इंसुलिन जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, वो भी कहा रुधिर वाहिनी में जब ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ने लगता है तो हमें डायबिटीज हो सकती है। यही जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है
ब्लड वेजल्स में जब कम हो जाए तो हमें शुगर से कमी हो सकती है, यानी इंसुग्लाइसेमिया के नाम से एक बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अगर देखा जाएगा इंसुलिन का बढ़ना हमारे शरीर में घातक है, इंसुलिन का घट जाना भी क्या हमारे शरीर में घातक है। तो क्या होता है, बॉडी में प्रॉपर तरीके से इंसुलिन पैंक्रियाज जो होती है वो निकालती रहती है, और क्या होती है, जो ग्लूकोज का लेवल है, जो हमारे ब्लड वेजल्स है, रुधिर की जो वाहिनियां है, इस रुधिर की वाहिनियों में इंसुलिन को निकालते रहता है, ताकि आने वाले समय में इस इंसान का ब्लड वेजल्स में ग्लूकोज का लेवल ना हाई हो जाए, उसको मेंटेन करके रखता है। अगर मेंटेन करके नहीं रखेगा बच्चों तो हमें शुगर हो सकता है बहुत तेजी से। शुगर भी आपका कई प्रकार का होता है, उसको आने वाले अलग अलग चैप्टर में हम अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, ये जो मानव इंसुलिन का जो डीएनए है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाएगा इस प्लाज्मिड के अंदर हमारे इंसुलिन के अगर जीन को डालते हैं तो क्या होगा, कुछ ही समय में ये बैक्टीरिया अपनी बहुत तेजी से फोटोकॉपी बनाने लगती है। यानी कि अगर देखा जाएगा ये एक इंसुलिन के जीन से हजारों इंसुलिन के जीन हमें मिल सकते हैं। सोचिए, ये बहुत तेजी से क्या करती है, डिवाइड करती, मल्टीप्लाई करती है, अपने बच्चे पैदा करती है। और आने वाले समय में हम क्या करते हैं कि इस प्लाज्मिड के अंदर से हम जीन को, एक जीन डाल लेते हैं और हमें 1000 जीन मिल गया, और 1000 जो जीन मिल रहा है उस जीन को हम कलेक्ट करके बंद शीशे के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर रख देते हैं, और उसके बाद इससे हम क्या कर सकते हैं, दवाइयां बनाते हैं, इंसुलिन की सुइयां बनाते हैं। और जिस व्यक्ति को अगर देखा जाएगा ग्लूकोज वगैरह का लेवल उसके शरीर में हाई हो गया तो हम इंसुलिन के इंजेक्शन को देते हैं, ताकि उसका ग्लूकोज का लेवल आपका कम हो जाए। ठीक है, तो इंसुलिन के जीन को हम प्लाज्मिड के अंदर से ही बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये लेयर हो गया हमारा पहला। दूसरा अगर देखा जाएगा ये हमारा डीएनए हो गया। तीसरा हमारा टॉपिक क्या हो गया, प्लाज्मिड आपका हो गया। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पड़ा रहता है, निकाल भी दोगे बच्चों तो इसका कोई महत्व न, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ये एक्स्ट्रा है, नेचर ने इसको दिया है ताकि हम अपने बायोटेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग करके इसके बहुत सारे सैंपल, मतलब इसके अंदर दूसरा जीन डाल के बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर यानी कि प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के अंदर इसका शरीर एक सेल से मिलकर बना है। सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाला जो ऑर्गेनिज्म था वो कौन था, हमारा बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, हमारा राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, राइबोसोम पाया। जहाँ राइबोसोम पाया जाता है वहीं पे आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। बिना राइबोसोम के आपका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता। ये दुनिया में किसी भी जीव के अंदर की बात की जाएगी। इसके अंदर अगर देखा जाएगा बर्गर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ये जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। 50S और 30S इन दोनों को जोड़ देंगे तो 70S होगा। आप बच्चे ये मत कहना कि 50 है और 30 है, आपको मैथ आता ही नहीं है। तो ये क्या है, ये सब यूनिट्स हैं। ठीक है ना, इन दोनों को मिलाकर हम 70 ही कहते हैं। ठीक है, ऐसा जो होता है ना स्वेडबर्ग यूनिट है, जिसे हम किसी के आयतन को, मतलब मास और उसके डेंसिटी को क्या करते हैं, मापते हैं। एक प्रकार का क्या है, यूनिट है। जैसे हम लोग अपना वजन किलो में मापते हैं ना, इसी तरह राइबोसोम का जो मापक है वो आपका क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है, जिसे हम यस से डिनोट करते हैं। ये इसका डेंसिटी और मास है। ठीक है, इसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। हम यूकैरियोट्स के अंदर कितने प्रकार का राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो हम यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो हमारे अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाने वाला एक आपका ऑर्गेनेल है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाने वाला एक और ऑर्गेनेल है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाने वाले जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, जो आपके साइटोप्लाज्म, इन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के केंद्रक के अंदर अगर देखे झांक कर तो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। केंद्रक के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर 70S प्रकार का पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। लेकिन जब इसके साइटोप्लाज्म की बात की जाए, यानी कि देखो बच्चों ध्यान से, मान लो ये हमारा क्या है, ये सेल है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म भी हो सकता है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस के अंदर अगर देखा जाएगा कि बस 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। लेकिन अगर है जो कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर अगर देखा जाएगा 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन जो है आपका परीक्षा में पूछता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कितने प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो आपका एक 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जा रहा है।
ठीक है। 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जा रहा है। इस प्रकार अगर देखा जाए बच्चों तो हमारे क्या है, बैक्टीरिया के अंदर हमारा जो डीएनए, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सर्कुलर डीएनए कह रहे हैं, यानी कि सर्कुलर डीएनए है, गोल डीएनए। जहाँ डीएनए रहेगा बच्चों वहाँ आरएनए बनेगा कि नहीं, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन का जो मशीनरी जो भी सामान है वो इसके अंदर है। यानी कि जब मशीनरी सामान रहेगा तो ना हम प्रोटीन बनाएंगे, बिना मशीन के कैसे प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रॉपर नेचर ने इसको दिया हुआ है। तो ये आपका डीएनए हो जाएगा। डीएनए से क्या बनेगा, हमारा आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। ये आरएनए क्या होगा, राइबोसोम्स के साथ मिलकर प्रोटीन बनाएगा। तो देखो ये आरएनए के ऊपर क्या होगा, एमआरएनए के चेन के ऊपर क्या, छोटे छोटे ये जो बर्गर लाइक स्ट्रक्चर है ये इसके ऊपर आकर बैठे होते हैं। देखो हाँ ये अलग होता है, ये आपका अलग होता है। ये सब ये दोनों जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इस साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों हमेशा जुड़े हुए हैं रेलगाड़ी की तरह। ठीक है, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग है, बड़ा है ना, ये दोनों क्या होता है, अलग अलग होते हैं। और ये जो आरएनए का जो चेन है, इस चेन के ऊपर आकर ऐसे बैठते चले जाते हैं, बैठते चले जाते हैं, बैठते चले जाते हैं, और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और एक संरचना बना लेते हैं। इस संरचना को कहा जाता है पॉलीजोम। यानी कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, आरएनए के चेन के ऊपर बैठते चले जाते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं। और इस जो लंबी चेन बनाते हैं, इसी लंबी चेन को हम क्या कहते हैं, पॉलीजोम के नाम से जाना जाता है। अब देखो क्या होगा, अब ये पॉलीजोम जो है केवल आपके प्रोकैरियोट्स के ही अंदर बनेगा। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर पॉलीजोम नहीं बनेगा। यानी कि एमआरएनए चेन के ऊपर आपका एक राइबोसोम लगेगा, प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए चेन के ऊपर दूसरा राइबोसोम लगेगा, प्रोटीन बनेगा। यानी कि ये जो पॉलीजोम बन रहा है आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, ये केवल प्रोकैरियोट्स के अंदर ही बनेगा, यूकैरियोट्स के अंदर नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अगला टॉपिक हो गया। अब देखो क्या कह रहा है इस बैक्टीरिया के अंदर। अब क्या है कि इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि ये जो क्या नाम है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर से फोल्ड हो जाती है, और फोल्डर होने के बाद क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर बना लेती है। अंदर से क्या हो जाती है, ये फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद एक स्ट्रक्चर बना लेती है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, मीजोसोम के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ भी एक स्ट्रक्चर बना इस तरह, और यहाँ भी एक स्ट्रक्चर बना। ये सब बन कहाँ रहे हैं, ये जो हमारा आंतरिक वाला जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी मीजोसोम कह रहे हैं। इस मीजोसोम का स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल जो वाल है वही क्या हो रही है, फोल्ड हो जा रही है। फोल्ड होने का मतलब बच्चों अगर देखा जाएगा, जितना ही ये फोल्ड होगा उतना ही अंदर का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मान लो कोई रसरी है, रसरी को हम ऐसे लपेट कर कहीं रख दें, ठीक है, तो वो क्या है, उसका आयतन ज्यादा है, लेकिन अगर खोले तो बहुत ज्यादा खुल सकता है। अगर एक तरफ उसको सिमटा कर रख दे तो वो काफी छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये नेचर ने इसको इसीलिए दिया है ताकि यहाँ पे क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा एंजाइम बना सके। यानी कि एंजाइम से क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बनेगा। और जब प्रोटीन बनेगा तो किस चीज का जनरेशन फॉर्मेशन होगा, आपका एटीपी का, यानी कि ऊर्जा बनेगी, और इस बैक्टीरिया को ऊर्जा मिलेगी, और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, काम करेगा। बच्चों अगर हमको एटीपी ना मिले तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। हम कार्बोहाइड्रेट खाते इसीलिए हैं ताकि हमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हमें एनर्जी मिल सके। तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से ही हमें क्या हो रही है, आपको एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ भी क्या कर रही है, बैक्टीरिया को भी जिंदा रहना है ना। तो बैक्टीरिया जिंदा कब रहेगी, जब इसे हम कुछ खाने पीने की चीजें देंगे तभी तो रहे। इसके पास हम राशन खूब ज्यादा भर देते, ये लंबे समय तक उस चीज को क्या करें, खाती पीती रहेगी। ठीक है, भरा पूरा मतलब पूरा इसका घर हम क्या करते हैं, राशन से भर दे, अभी खाती रहेगी, बच्चे पैदा करती रहेगी, अपना ग्रोथ भी क्या होगी, करती रहेगी। जब इसके पास हम खाना नहीं देंगे तो क्या ये जिंदा रहेगी, नहीं रहेगी। तो नेचर ने इसको दिया ही है मीजोसोम को, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते, खुद काम करके ये अपने अंदर एंजाइम बना ले, एंजाइम से क्या बना ले, प्रोटीन बना ले, और प्रोटीन से क्या होगा, इसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। इस तरह अगर देखा जाएगा तो जो ये बैक्टीरिया का इंटरनल जो वॉल है इसका आयतन क्या होता है, आपका काफी बड़ा हो जाता है, और इसका बनना क्या है, जरूरी है। ये बच्चों ये मीजोसोम जो है ना, ये बिल्कुल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कहाँ पाई थी, यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये भी अंदर से फोल्डेड होती है, इसकी दीवार ऐसे,
ये भी क्या होती है, हमारी डबल मेम्ब्रेन होती है। अंदर की लीविया क्या होती है, आपकी फोल्डेड होती है। फोल्डेड इसीलिए होती है ताकि इसके अंदर क्या हो, एटीपी का फॉर्मेशन हो। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसका इंटरनल जो मेम्ब्रेन है काफी क्या है, फोल्डेड है। वहां पे ज्यादा एंजाइम बनेगा, ज्यादा प्रोटीन बनेगा, तभी आपका एटीपी का फॉर्मेशन बने होगा। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो चक्र चलता है, एक क्रेब्स चक्र चलता है और आपका दूसरा ईटीसी चलता है, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानते हैं। जब है क्रेब्स साइकिल और आपका ईटीसी साइकिल जब चलेगा तभी माइटोकॉन्ड्रिया तेजी से क्या करेगा, हमें एनर्जी देगा। तो हमारी बॉडी में क्या है, जितने सारे सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। और जहाँ पे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी वहां पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और जहाँ पे कम एनर्जी की आवश्यकता होगी वहां पे हमारा कम माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो मेसोसोम है बैक्टीरिया का वो बिल्कुल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे है। तो यहाँ पे इसका जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, दूसरा मेसोसोम कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, प्लूरल वर्ड है, क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या पाया जा रहा है इस बैक्टीरिया के अंदर। इस बैक्टीरिया के अंदर इन दोनों के अलावा एक और चीज पाई जा रही है। ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरनल जो स्ट्रक्चर हो, कहीं कहीं क्या होता है, फोल्ड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर के नाम से जानते हैं। क्रोमेटोफोर्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे पिगमेंट भरे होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल स्टोर होता है। इनकी बच्चों बैक्टीरिया, कभी कभी अगर इस बैक्टीरिया को अगर भोजन ना मिले तो इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगी, खाना बना लेगी और अपने लिए भोजन की आवश्यकता की कमी को क्या कर लेगी, पूरा कर लेगी। तो सोचो बैक्टीरिया कितनी होशियार है, दोनों तरीके से अपना काम चला रही है। अगर अपने पास खाना है तो उसको खा ही रही है, खत्म जब हो रहा है तो दूसरा वाला उसे खाने को दे रहा है, यानी कि अगल बगल का जो घर है वो सब क्या कर रहे हैं, इसको खाने को दे रहे हैं। ये बैक्टीरिया के लिए, हम लोगों के नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अगल बगल के लोग खाना देने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल से, जब क्लोरोफिल स्टोर होगा तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बाहर का स्ट्रक्चर होगा, ये अंदर का स्ट्रक्चर होगा। आप देखो क्या होगा बच्चों, अब इस बैक्टीरिया के अंदर देखा जाएगा एक बहुत लंबी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजला कहते हैं। ये जो फ्लैजला होती है ये मूवमेंट में काम आती है, यानी कि अगर देखा जाएगा फिंगर लाइक क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम फिम्ब्रेई के नाम से जानते हैं। यही फिम्ब्रेई क्या करती है, अगर देखा जाएगा ह्यूमंस के अंदर एक बीमारी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जनन अंग पे ही वो बीमारी फैलती है। उस बीमारी को कहा जाता है गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया के नाम से जाना जाता है। वो निसेरिया गोनोरिया में क्या होती है, जब बैक्टीरिया आती है तो वो बैक्टीरिया के पास क्या होती है, फिम्ब्रेई होती है, मतलब कुछ होल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं। उस होल्डिंग स्ट्रक्चर से क्या करती है कि जो वजाइनल का एरिया, उस वजाइनल एरिया पे क्या करती है, वो पकड़ लेती है ऐसे, और पकड़ने के बाद उसे छोड़ती नहीं है। मान लो उसके पास है ना वो फिम्ब्रेई है, ठीक है ना, फिम्ब्रेई से क्या करे, किसी चीज को पकड़ रही है, ठीक है, तो ऐसे क्या करते, वजाइना को पकड़ लेती है। जब पकड़ लेगी तो क्या उसे छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, और क्या करती है, तेजी से वहां पे अपने रिप्रोडक्शन बढ़ाने लगती है। इससे क्या होगा, उस फीमेल के अंदर सेक्सुअल ट्रांसमिटर जो डिजीज है, बिना प्रोटेक्शन के किया हुआ जो आपका लैंगिक मैथुन की जो क्रिया होती है, वहां पे क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएगी, और बैक्टीरिया अटैक कर दी, बीमारी पैदा कर देगी, निसेरिया गोनोरिया। इससे फीमेल्स के अंदर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, ईचिंग होगा, स्वेलिंग होगा, ये सारे सिम्टम जो है उस फीमेल के अंदर दिखने लगेंगे। किसकी वजह से हो रहा है, निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रक्चर है जिसे क्या कह रहे हैं, फिम्ब्रेई कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे वो क्या करे, बैक्टीरिया जो है वजाइना के ऊपर जब जा रही है तो उसको कैच करे, यानी कि होल्ड कर रही है, उसको पकड़ के खड़ा हो जा रही है। ठीक है, अब वहां से हटने का नाम नहीं ले रही है और बीमारी पैदा करे, हम हटेंगे नहीं, हम बीमारी पैदा करेंगे।